नमस्कार नमस्कार सभी को। रोहन, प्रिंसू, रोशन, मनवीर, धीरज, अमित, नितिन, मनवीर, आकृति, पंकज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। रितेश, सभी बच्चे एक बार बताना भाई, सही माहौल चल रहा है? रंगारंग कार्यक्रम क्या शुरू किया जा सकता है? आरती, प्रिंस, सूर्योदय, रितेश, यशी, नवीन, प्रिंस, विभू, आकांक्षा, सत्यम, बढ़िया भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। रोशन कह रहे क्लास नहीं चल रही है। अरे जब आप लोग ना क्लास ऑन किया करो ना, से एक आध बार बाहर निकल कर रिफ्रेश कर लिया करो, बाकी बच्चे भी, और किसी क्लास में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? अच्छा, आज जो है हमारे जो बैच नंबर 33 और 34 है, 33 और 34, उनकी लास्ट क्लास है। उन्हें सारे टॉपिक करा दिए गए हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, इसकी आज की लास्ट क्लास है 33 और 34 बैच की। बाकी जो बच्चे हैं बाकी के चलता रहेगा रंगारंग कार्यक्रम, ठीक। तो आज हमें देखो क्या पढ़ना है क्लास में। एक तो हमें ये करना है कि जो हम पिछली क्लास में विजिबल लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मुझे ऐसे मिलेगा मैटर में, मिलेगा मैटर में वाला जो चैप्टर है जहाँ पे वीओडी में मैटर में वो करा रखा है, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह, उसमें मिलेगा। एंड में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखो मॉडर्न फिजिक्स, मैंने बताया आपको, मॉडर्न फिजिक्स में हमारे यहाँ टॉपिक है जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, विखंडन, वो हमारे यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है वो। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है रेडियो एक्टिविटी वाला, वो केमिस्ट्री के अंदर होगा। यहाँ पे टॉपिक ऐसे बांट रखे हैं कि वो टॉपिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री में कंटेंट कम था, तो वहां पे ये रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है? चले आगे। अब यहां देखो, ये जो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास में है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, हाँ जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, बस मैंने पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख के मैंने रख ली है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अरे उसी में ही है, मुझे बता तो दिया तुम्हें, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं आएगा वो। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी खोज किसने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे हमारे पास में एक्सरे है। एक्सरे की खोज किसने की? अगर आप किसी और की याद नहीं करना चाहते तो भी काम चल जाएगा। पेपर में 95% केस में, 95% केस में वो एक्सरे की डिस्कवरी ही पूछता है। साउंड नहीं आ रहा? ना तो चल रहा है सही। अरे साउंड क्यों नहीं आ रहा भाई तुम्हें? अरे बाकी बच्चों को आ रहा है साउंड, एक बच्चा लगातार लिख रहा है साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा। बाकी देखो आंसर भी दे रहे हैं। हाँ बाकी ये चलेगा, 33 34 खत्म होगा केवल आज, बाकी अभी चलेगा रंगारंग कार्यक्रम। आ रहा है ना? तो नहीं, कैसे कैसे बच्चे हैं पता नहीं, क्लास डिस्टर्ब करा देंगे बीच में। एक्सरे की खोज की है डब्ल्यू सी रोंजन साहब ने। डब्ल्यू सी रोंजन, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, डब्ल्यू सी रोंजन। तो पेपर में विल्हेम कोनार्ड रोंजन, डब्ल्यू सी रोंजन याद रखना सीधे सीधे आप, कि एक्स किरणों की खोज की है डब्ल्यू सी रोंजन साहब ने, ठीक है? अरे मिनिमम का मतलब है कि 0.1 सेकंड से हम मिनिमम है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम है 0.1। अब बच्चे एक्सरे की खोज की रोंजन साहब ने, आप कहेंगे सर इंपोर्टेंट क्यों है? 95% केस में वो एक्सरे की खोज ही क्यों पूछता है? तो आप कहेंगे कि जी, मैं कहूंगा बेटा एक्सरे की खोज इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है क्योंकि जो फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था, वो एक्स किरणों की खोज के लिए, वो एक्स किरणों की डिस्कवरी के लिए, वो रोंजन को ही मिला था। तो यहां पर हम एक चीज और लिखेंगे रोंजन के बारे में, ये कौन है? फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन फील्ड ऑफ फिजिक्स फॉर डिस्कवरी ऑफ, फॉर डिस्कवरी ऑफ, फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑफ एक्स रेज। हिंदी वाले लिखेंगे
डब्ल्यू सी रोंजन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार एक्स किरणों की खोज के लिए मिला था। अरे भारत का नहीं है, कह रहा जी भारत का है ये। डब्ल्यू सी रोंजन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार एक्स किरणों की खोज के लिए मिला था। तो डब्ल्यू सी रोंजन को फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। रेलवे वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, वो तो बहुत ही स्टैटिक जीके पूछ लेते हैं, वो ये भी पूछ लेते हैं कि फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला। तो आप बोलेंगे वो मिला है, किसके लिए मिला है? एक्स किरणों की खोज के लिए। एक कह रहा 1930, अरे 1930 में तो भाई जो भारत के है ना सीवी रमन साहब, उन्हें मिला 1930 में। तो उन्हें मिला स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। तो 1930 में जो नोबेल प्राइज मिला वो भारत वाले को मिला है। ये इन्हें जो मिला है वो 1901 में मिला है वो, ठीक है, 1901 में। उन्नीस सौ एक में मिला इन्हें। अरे भाई क्यों फालतू की बातें पूछे जा रहे हो? एडमिट कार्ड फोटो साइज पे क्या है नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता भाई इस बारे में। नोटिफिकेशन पढ़ा करो तुम, ये पढ़ाई की बात कर लो यार चुपचाप। अच्छा दूसरी चीज, एक्सरे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता पेपर में कि जो विजिबल लाइट है, इसकी बच्चे खोज तो कोई कर नहीं सकता विजिबल लाइट की। जब भी किसी की आंख खुली होगी तो सबके सामने विजिबल लाइट तो है ही। तो विजिबल लाइट की खोज किसने नहीं की? लेकिन विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, ये किसने बताया? तो विजिबल लाइट जो है ये 7 रंगों से मिलकर बनी है। ये बच्चा हमें किसने बताया? ये बताया हमें न्यूटन साहब ने। तो लिखेंगे विजिबल लाइट, विजिबल लाइट इज ए combination of visible light is a combination of 7 colors was explained by न्यूटन। हिंदी में लिखेंगे दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यह बात यह बात यह बात न्यूटन ने बताई थी। यह बात न्यूटन ने बताई थी। यार कैसे बुद्धिहीन बच्चे हैं। कह रहा जी आपने 60 क्लास बताई थी। अरे भाई जीएस में तो 45 क्लास होती है मुश्किल से, तुम्हें 57-58 क्लास करा दी। क्या ये बच्चे कैसे हैं भाई? किन्हें पढ़ा रहे हैं हम? निकल होगा सिलेक्शन तुम्हारा। कह रहा जी आपने 60 क्लास बताई थी। अरे कोई गिनती थोड़े ना होती है किसी बैच में, किसी में एक क्लास कम, किसी में एक में ज्यादा। ये मोरलेस होता है कि भाई मोटा मोटी इतने के आसपास क्लास होंगी। कह रहा जी आपने इतनी क्लास बताई थी। क्या करें इनका? एक सिलेक्शन नहीं होगा बेटा तेरा। अगर हो जाए ना मुझे बता देना। नहीं है तेरा, संभव नहीं है। तो विजिबल लाइट जो है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। तो विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, ये न्यूटन ने बताया हमें। तो या तो पेपर में विजिबल लाइट का आता है कि विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, किसने बताया? न्यूटन ने। एक एक्सरे की खोज किसने की है? ये आता है पेपर में रोंजन साहब। बाकी का भी हम एक बार लिख लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इन दोनों को तो आप याद रखना। बाकी का अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हैं, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चे कह रहा है वेवलेंथ 1/3 कर दिया तो इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ता है एम्पलीट्यूड का अशोक। इंटेंसिटी जो होती है ना वो एम्पलीट्यूड के आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अच्छा अगली चीज, एक दूसरी चीज, रोंजन किस कंट्री के हैं? एक का यही चल रहा है बहुत देर से। भाई गूगल कर ले पता चल जाएगा। जर्मन साइंटिस्ट है ये। तो हर एक देश के ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। कोई बात नहीं भाई, कर ले भाई, पढ़ ले। रोंजन लिख ले भाई, जर्मन के हैं ये। विजिबल लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर वाला एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। अच्छा जो इंफ्रारेड वेव है, इंफ्रारेड वेव इन्हीं खोज किसने की है? विलियम हर्सेल। विलियम हर्सेल। हिंदी इंग्लिश में नाम सेम ही होता है तो हिंदी वाले भी लिख लेना। विलियम हर्सेल ने खोज की है इंफ्रारेड वेव की। अल्ट्रावायलेट की खोज की है जॉन रिटर ने। जॉन रिटर।
इसकी खोज की है जॉन रिटर ने। ठीक है, तो जिनमें मैंने गोला बनाया वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरे की रोंजन, विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है न्यूटन, अल्ट्रावायलेट रेज की खोज किसने की है जॉन रिटर ने, इंफ्रारेड की किसने की है विलियम हर्सेल ने। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास आ जाए पेपर में माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे आ जाएं, फिर आने दो विशाल, जरूरत नहीं फिर। ठीक है, संवेग 2 गुना करने पर काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? खून मत पी भाई श्याम, पढ़ा रखा है, क्लास करके देख क्या, पीछे क्लास कर ले मैकेनिक्स की, पता चल जाएगा। माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव के बारे में तो ध्यान रखना कि माइक्रोवेव की खोज किसने की है, सूक्ष्म तरंगों की। हम इसका आंसर लिखेंगे जेसी बोस, जेसी बोस। हालांकि और एक एक इसका चल रहा है अलग। अब मैं क्लास में बच्चों करने वाला हूं थोड़ी देर में, इन सबको 2-4 को ब्लॉक करने वाला हूं मैं। आपका ऐप लो क्वालिटी पर भी ज्यादा डेटा खर्च करता है, ऐसे क्यों करिए जिससे हम डाटा खर्च कम करें। भाई कॉल सेंटर पे कॉल करो, मैं क्या बताऊं इसमें, एक का अलग ही चल रहा है, मैं इसमें ऐड नहीं हूं वो नहीं हूं। एक काम कर रहा हूं मैं, रुक जाओ, मैं सामने से हटा रहा हूं पहले तो चैट। तुम्हारा पढ़ने वढ़ने का मूड नहीं है और फालतू का टाइम खराब कर रहे हो पूरी क्लास का। अब जिसका जो मन करे लिखते रहना, ठीक है। अब मैं पूरा बताने के बाद ये इसे ओपन करूंगा। अब ये जो बच्चे माइक्रोवेव जो है इसकी खोज की है जेसी बोस, लेकिन जेसी बोस का नाम बाहर वाले लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, तो वो चाहते नहीं थे कि किसी इंडियन का नाम इतना ज्यादा प्रमोट हो कि इंडियन ने ऐसे किसी वेव की खोज की है। और वो इसी बात पे तो राज कर रहे थे भारत पे कि भारत के लोग कैपेबल नहीं है कि वो अपने आप से अपना देश चला सके, तो इसलिए हम रूल कर रहे हैं, अंग्रेजों का ये मानना था। तो एक तो ये वजह थी, दूसरे थे कि जेसी बोस जो थे ये इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि कोई चीज साइंस विज्ञान की चीज का पेटेंट कराया जाए। वो कहते थे कि विज्ञान तो सबके लिए है, ये सबके काम आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसका पेटेंट नहीं कराया। तो फिर इसमें जनरली बाहर वाले लोग जो माइक्रोवेव की खोज मानते हैं मानते हैं मार्कोनी। तो जेसी बोस अगर नहीं लिखा था बोलेंगे मार्कोनी। ठीक, दूसरी चीज ऐसे ही रेडियो वेव में, अगर रेडियो वेव में आ जाए कि इसकी खोज किसने की, तुम बोलेंगे हेनरिच हर्ट्स, हेनरिच हर्ट्स। अगर ये हर्ट्स लिखा नहीं मिला तो फिर टिक लगाएंगे आप इसमें मार्कोनी पर। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप के हैं, तो जनरली टीचर इनके बारे में पूछने से बचता है। माइक्रोवेव में अगर वो पूछेगा ना तो फिर वो इनमें से बोस या मार्कनी वगैरह में से एक का ही नाम रखेगा, बाकी फिर सारे दूर दूर के नाम होंगे, न्यूटन, आइंस्टीन, इस टाइप के। तो रेडियो वेव की खोज हेनरिच हर्ट्स। अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी देखें तो हर्ट्स मिलेगा आपको, बहुत सारी और किताब देखेंगे जगह मार्कोनी भी लिखा मिल सकता है। तो हर्ट्स, अगर हर्ट्स नहीं मिला तो मार्कोनी, ऐसे माइक्रोवेव में जेसी बोस नहीं मिला तो मार्कोनी। इसका 7 रंग से मिलकर बनी है न्यूटन ने बताया। अल्ट्रावायलेट की खोज मैंने इधर बता दिया, जॉन रिटर ने बताया है। एक्सरे की है रोंजन ने। अब आते हैं गामा रेज। गामा रेज पर भी आप टिक लगाएंगे पॉल विलार्ड। अगर पॉल विलार्ड आपको लिखा नहीं मिला फिर आप टिक लगाएंगे हेनरी बैकुरल। ये हेनरी बैकुरल वही है जो आपने रेडियो एक्टिविटी में केमिस्ट्री में सर ने बताया होगा, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है, रेडियो एक्टिविता की, हेनरी बैकुरल। तो अगर पॉल विलार्ड लिखा नहीं मिलेगा तो हेनरी बैकुरल पर टिक लगाएंगे। तो मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, और जेसी बोस से भारतीय हैं, इंडियन है जेसी बोस। तो रेडियो वेव में हर्ट्स लिखा नहीं मिलेगा तो मार्कोनी पर टिक लगाएंगे। माइक्रोवेव में जेसी बोस लिखा नहीं मिलेगा तो मार्कोनी। इंफ्रारेड में विलियम हर्सेल ने खोज की है। विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, न्यूटन ने बताया है। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों की खोज जॉन रिटर ने की है। एक्सरे की खोज रोंजन ने की है। गामा रेज की पॉल विलार्ड नहीं लिखा मिलेगा तो हेनरी बैकुरल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये इंफ्रारेड वेव की खोज उधर हमने देखा विलियम हर्सल। बाकी इन सारी वेव के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पिछली क्लासेज में कि किस वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो विजिबल लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी है, उस विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या है, इस तरह की बातें हम पिछली क्लासेज के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस वेव का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे नॉर्मली पेपर में रिमोट का बड़ा आता है कि रिमोट का जब बटन दबाते हैं तो रिमोट में कंट्रोलिंग में किस वेव का यूज किया जाता है। तो हम इनके एक बार यूज और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
पहले हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। अब ये जो रेडियो वेव है, इसका बच्चा हम बेसिक से यूज हमें पता ही है। रेडियो वेव का यूज हम कहां करते हैं? रेडियो टीवी कम्युनिकेशन में। आपने घर में रेडियो ऑन किया, गाना बजना शुरू हो गया, तो सिग्नल कौन से आ रहे हैं? वो रेडियो सिग्नल्स हैं वो। तो रेडियो में जो आप एफएम वगैरह सुनते हैं, वो कौन सा सिग्नल कैच करता है? रेडियो सिग्नल। तो एफएम में। टीवी में जैसे कि आपने घर पर छतरी लगा रखी है, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम सर्विस, छतरी लगा रखी है आपने, तो वो कौन सा सिग्नल कैच कर रही है? रेडियो सिग्नल्स। तो रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं रेडियो वेव का। इसके अलावा सैटेलाइट, उपग्रह, इसके अलावा एक लिखेंगे आप रडार, जो एयरफोर्स वाले रडार यूज करते हैं कि दुश्मन की कोई मिसाइल या दुश्मन कोई फाइटर प्लेन हमारे एरिया में तो नहीं घुस रहा है, ठीक है। तो हमारे क्षेत्र, हमारे एरिया में कोई दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करना है, जैसे एक सिस्टम है इजराइल के पास, आयरन डोम, उसमें रडार लगे होते हैं। वो पहले तो डिटेक्ट करते हैं कि कोई मिसाइल इजराइल के एरिया में आ रही है कि नहीं आ रही है, गाजा पट्टी की तरफ से। फिर एक सिस्टम और होता है जो पहले डिटेक्ट कर ली गई मिसाइल आ रही है, फिर एक दूसरा सिस्टम होगा, फिर वो क्या करेगा, वहां से मिसाइल छोड़ेगा और रास्ते में मिसाइल को काट देगा, जो भी गाजा पट्टी की तरफ से आती है। तो लगभग लगभग हर मिसाइल, जो भी गाजा पट्टी वाला जो क्षेत्र है, इजराइल और फिलीपींस वाला जो झगड़ा चलता रहता है, आप सभी को पता ही है, तो गाजा पट्टी से जो भी मिसाइल इजराइल की तरफ आती है, लगभग लगभग उन सबको रास्ते में खत्म कर देता है वो। यदा कदा इधर उधर कोई एक आध मिसाइल अगर उसने बहुत सारी एक साथ छोड़ दी, तो एक आध कोई अगर उसके एरिया में गिर जाती है, वरना लगभग लगभग हर मिसाइल को खत्म कर देता है। जैसे भी हम चाइना से ले रहे हैं S-400 सिस्टम, उसमें बड़े बड़े रडार लगे हैं। वो क्या करते हैं, रडार का काम होता है हवा के अंदर की किसी चीज को डिटेक्ट करना। पहले उसको डिटेक्ट कर लेगा कि कोई चीज किस डायरेक्शन से आ रही है, कितनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सारी चीजें। फिर उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे खत्म करने के लिए फिर दूसरा सिस्टम होगा, जो मिसाइल निकलेगी वहां से उसे रास्ते में खत्म कर देगी। वो करती क्या है, जैसे मान लो कि मिसाइल आ रही है, ये मिसाइल आ रही है दुश्मन देश से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक मिसाइल को छोड़ेंगे, और ठीक जैसे हमारे वाली मिसाइल इसके बगल में जाएगी, तो हमारे वाली मिसाइल क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। तो ब्लास्ट हो जाएगी तो वो फटेगी, तो साइड जो उसके साथ में बगल में मिसाइल है, तो वो भी हवा के अंदर ही उड़ जाएगी वो भी। तो इसमें ऐसा नहीं होता जैसे कि पहले आप देखते होंगे रामायण वगैरह में कि एक इधर से एक तीर छोड़ा, फिर एक इधर से तीर आया, और फिर वो दोनों ऐसे हो रहे टुन, फिर एक गायब हो गया, और फिर वो ऐसे दूसरे वाला हंसता था। तो वो भी समझो एक तरीके से डिफेंस सिस्टम ही तो था कि एक बंदे ने इधर से छोड़ दिया, तो वहां पे क्या था कि जो योद्धा है, जो धनुधर है, उसकी खुद की काबिलियत है, वो देख रहा है कि तीर आ रहा है कितनी स्पीड से, कैसे आ रहा है, फिर वो दूसरे वाला धनुधर उसी के हिसाब से अपना तीर छोड़ेगा, ताकि उसका तीर जो है उसके तीर को रास्ते में ही काट दे, उसके पास तक ना पहुंच पाए। तो इसमें भी लगभग लगभग कुछ ऐसा ही है कि इधर से मिसाइल आई, एक मिसाइल हमने छोड़ी और अपनी मिसाइल को उड़ा दिया, तो उसकी भी उड़ गई। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि आजकल एक हाइपरसोनिक मिसाइल का बड़ा जिक्र चल रहा है। साउंड वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि अगर किसी मिसाइल की स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा हो तो हाइपरसोनिक होगी, बहुत तेज वाली। तो ऐसी मिसाइल को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, डिटेक्ट कर भी लिया तो उसे रास्ते में खत्म करना बड़ा मुश्किल है। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक धनुधर ने तीर छोड़ा और दूसरे वाला केवल देख रहा है, और हम सोचते थे यार इस बार इसने तीर क्यों नहीं चलाया इस वाले ने, क्योंकि वो समझ गया कि ये जो तीर आ रहा है ना भाई, ये तूने इसे देख भी लिया है, पर तेरी इतनी औकात नहीं है कि इस रास्ते में काट दे। तो वैसे समझ लो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, छोड़ दिया आपने, दुश्मन देश ने अगर देख भी लिया तो कुछ नहीं कर पाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो वो उस रास्ते में खत्म करना मुश्किल है। होता ना, मैं बचपन में कई बार देखता था कि जब वो युद्ध चल रहा है तो कोई तीर आया तो उसे तो रास्ते में काट दिया, लेकिन अगला तीर आया, बहुत सारे तीर के बाद एक तीर ऐसा आता है कि वो दूसरे वाला उसे फिर चलाता ही नहीं, तीर ऐसे खड़ा रहता है और आके उसके पेट में तीर घुस जाएगा। वो जैसे ब्रह्मास्त्र का मान लो, जैसे तुम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र होता है ना, ब्रह्मास्त्र चला भैया, इसकी कोई काट नहीं है, छोड़ दिया तब तो अपना काम करेगा ही करेगा। जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ बच्चे नाम लिख रहे हैं जिरकोन। तो वो वही चीज थी, समझो एक तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं उन्हें, पुराने जमाने को और आज के जमाने से, कि भाई किसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब तुम्हें पता भी चल गया, बैठे चुपचाप, अब जो करेगा यही करेगा। ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का है, जो करेगी यही करेगी, अपने बस की कुछ नहीं है। अच्छा, कई बार आपने ये भी देखा होगा
कि एक धनुधर ने पूरा ऐसे से किया, मंत्र मंत्र से बोले, एक तीर छोड़ दिया, और उसके बाद में उसका तीर भी अगर किसी ने रास्ते में काट दिया तो ऐसे करता था, ये वाला कैसे कट गया? तो यानी कि अगर कोई कंट्री ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बना ले जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रास्ते में उड़ा दे, तो फिर रशिया वाले भी ऐसे करेंगे, रशिया वाले छोड़ेंगे हाइपरसोनिक, और मान लो कि अमेरिका वालों ने ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया कि उसे उसने रास्ते में उड़ा दिया, तो फिर रशिया वाले भी ऐसे हो जाएंगे, ये कैसे कट गया? तो पहले चीजों को रिलेट कर लो इन सब चीजों से। तो रडार की फुल फॉर्म लिखेंगे तुम, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, अब आएंगे माइक्रोवेव पे, सूक्ष्म तरंगों पे, सूक्ष्म तरंगे। अच्छा, माइक्रोवेव का एक तो बड़ा सिंपल सा आपको पता ही है कि माइक्रोवेव का हम यूज कहां करते हैं। माइक्रोवेव ओवन होता है ना घरों में, जो हमारे घरों में आजकल माइक्रोवेव ओवन रहते हैं। कल की क्लास का शेड्यूल आ गया, ओके। तो माइक्रोवेव ओवन में, हालांकि वो पेपर में ऐसा नहीं लिखता कि माइक्रोवेव ओवन में किस वेव का यूज होगा, वो खाली ओवन लिखता है। घरों में होता है ना माइक्रोवेव ओवन, खाना वाना गर्म करने के लिए। ऑफिस में अगर आपकी सरकारी नौकरी लगी तो जो वैसे वाले ऑफिस होते हैं जहाँ पे जैसे कि आप ऑफिस वर्क वाला ही रहता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, या आपका ये जो ऑडिटर वाला कैग वगैरह के ऑफिस हो गए ना, इन सब के अंदर भी माइक्रोवेव ओवन लगे होते हैं। तो लोग जैसे अपना खाना वाना घर से लेके जाते हैं टिफिन वगैरह, तो ओवन में रख देते हैं वो, तो माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है इसका। इसके अलावा मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ। वाईफाई की फुल फॉर्म अभी पूछ ली थी हरियाणा के एक पेपर में, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म है, वायरलेस फिडिलिटी। तो माइक्रो ओवन में मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सब में यूज होता है माइक्रोवेव का। ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है तुरंत पिज्जा बनाने में, पिज्जा विज्जा कम खाया करो भाई। मैंने भी अपना अभी कुछ बहुत सारे बड़े टेस्ट कराए, अब मैं तो सोच रहा था कि बढ़िया अपना तो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी आया उसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, अभी एक साल पहले कराया टेस्ट, कुछ नहीं था, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट, एक साल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया कई टाइप का। तो ये सब वही है, हमने कहा बिल्कुल एकदम से, हमने उस दिन से ही पराठे सुबह सुबह बिल्कुल बंद, समाप्त एकदम से कर दिए। शाम को वॉक करना शुरू कर दिया डेली 4-5 किलोमीटर का। लीवर वीवर आ गया जी, फैटी हो गया आपका लीवर, डॉक्टर ने कहा तुरंत ये पक्की पुक्की चीजें खानी बंद करो। और हमें लगता था कि नाश्ते का मतलब ही पराठे हैं, कि जब तक 3-4 पराठे नहीं खींच लिए डेली अलग अलग टाइप के तो कैसा नाश्ता हुआ। तो पिज्जा पूजा सब बंद ही एकदम, पिज्जा बर्गर बुर्गर फालतू की चीजें। वायरलेस फिडिलिटी, ब्लूटूथ। अच्छा, इसका एक हम जो रडार जो होता है, जो पुलिस वाले रडार यूज करते हैं, कई बार पुलिस वालों के ना गाड़ी पे छोटा रडार लगा होता है, वो खड़े होंगे किस पे, हाईवे पे। राजस्थान में बहुत खड़े होते हैं हाईवे पे ये, और आपकी गाड़ी आ रही है तो क्या करेंगे, जैसे आपकी गाड़ी आएगी तो उसे डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से भाग रही थी, तो वो तुरंत क्या करे, अच्छा बेटा तुरंत इधर आओ, 80 की लिमिट है, आप 100 से चला रहे हो, 2000 का चलान दो। तो पुलिस वाले जो छोटा रडार यूज करते हैं माइक्रोवेव पे काम करता है, एयरफोर्स वाले जो बड़े रडार यूज करते हैं वो रेडियो वेव पर। देखो बच्चे तुरंत एकदम से ज्ञान बताने लगे, कह रहा जूस और सलाद लो, ये कह रहा कीवी फ्रूट्स खाओ, ये कह रहा लीवर डिटॉक्स कीजिए, हैं। हाँ वैसे ही अमन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तीसरा एक लिखेंगे इंफ्रारेड वेव, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये राजस्थान के एसआई में भी क्वेश्चन आया, इससे इससे पहले राजस्थान के पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इवन यूपीएससी ने भी पूछ रखा है एक बार ऐसे क्वेश्चन। इंफ्रारेड वेव जो है, इनका यूज किया जाता है बच्चा रिमोट में, बहुत आता है कि रिमोट कंट्रोलिंग में किस वेव का यूज किया जाता है, तो वो है इंफ्रारेड वेव। तो आपने टीवी का बटन दबाया, रिमोट का चैनल चेंज, वॉल्यूम चेंज, वो सब किससे हो रहा है, इंफ्रारेड वेव के द्वारा। इस तरह की चीजें। बताओ भाई, एक बच्चा कह रहा है जी पैग कम लिया करो,
यहाँ कोल्ड ड्रिंक अगर कभी महीने में एक आध बार पी ली ना, तो बड़ा ऐसा लगता है कि पाप सा कर दिया हो, फिर ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल छूनी नहीं है। हालांकि कई बार मन कर जाता है, जैसे हम इसलिए हमने रखनी बंद कर दी घर में। मान लो कई बार रखी होती थी तो पी लेते थे, हमने बिल्कुल बंद कर दी कि नहीं पियेंगे। बच्चे कह रहे जी पैक कम लिया करो रिमोट में। अच्छा बच्चे, जो इंफ्रारेड वेव है ना, इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखना, ये जो इंफ्रारेड वेव है, इन्हें थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है, थर्मल रेडिएशन। या इनके लिए एक नाम और यूज करता है, हीट वेव। हिंदी में कहते हैं तापीय विकिरण, तापीय विकिरण या ऊष्मा तरंगे। इसकी वजह यह है कि सर आपको टेली ग्रुप में हूं बट क्वेश्चन नहीं आते हैं, डेली क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम में मेरे 10-11 क्वेश्चन। पुराने वाला जो टेलीग्राम चैनल है मेरा डिलीट हो गया, वो नए वाला है उसी नाम से, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। उसमें लगभग 5,000 के आसपास बच्चे हैं, तो उसे ज्वाइन कर लो आप, उसमें मिलेंगे। ये जो बच्चे इंफ्रारेड वेव है, ये थर्मल रेडिएशन या हीट वेव क्यों कहा जाता है? कोई भी अगर गर्म वस्तु है, कोई भी गर्म वस्तु, तो उससे इंफ्रारेड वेव निकलती ही निकलती हैं। अगर कोई वस्तु का कुछ भी गर्म है, कोई भी टेम्परेचर है, तो कोई वस्तु अगर कुछ तापमान है तो अपने अंदर से इंफ्रारेड वेव जनरेट करती है। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है कि अगर कोई वस्तु गर्म है तो उसके अंदर से कौन सी वेव निकलेगी? निकलेंगे गर्म वस्तु से हीट निकलेगी, हीट वेव निकलेंगी, और उससे हम क्या कह देते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट emits इंफ्रारेड वेव्स। प्रत्येक तप्त वस्तु, प्रत्येक तप्त या प्रत्येक गर्म वस्तु, प्रत्येक गर्म वस्तु अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करती है, अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करती है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड वेव। तो कोई वस्तु गर्म है तो इंफ्रारेड वेव निकलेंगी निकलेगी। ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन में लिखा था भाई, मोबाइल कम्युनिकेशन में ये लिखा है, मोबाइल वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह में माइक्रोवेव। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो मैंने आपको रेडियो वेव में कुछ एग्जांपल लिखवाए, कुछ लिखवाए माइक्रोवेव में। पेपर में अगर कभी कई बार ऐसे हो गया, मान लो कि लिखा है कि रडार में किस वेव का यूज करते हैं, आपको रेडियो वेव लिखा नहीं मिला तो आप माइक्रोपैटिक लगा दो। यानी अगर जो एग्जाम्पल रेडियो के हैं, अगर रेडियो ऑप्शन में नहीं आया तो माइक्रोपैटिक लगा सकते हैं। अगर माइक्रो वाले जो एग्जाम्पल लिखा है माइक्रो ऑप्शन में, तो रेडियोपैटिक लगा सकते हैं। ये लगभग लगभग सेम सी वेव होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें। तो पेपर में मान लो कई बार ये आ गया कि मोबाइल कम्युनिकेशन में किस वेव का यूज करते हैं, अगर माइक्रोवेव लिखा नहीं मिला तो आप रेडियोपैटिक लगा सकते हैं। ऐसे अगर पेपर मान लो लिखा मिल जाए कि भाई सैटेलाइट्स में किस वेव का यूज करते हैं, रेडियो लिखा नहीं मिला तो आप माइक्रोपैटिक लगा सकते हो। तो माइक्रो और रेडियो वालों को आप इन्हें, जो मैंने लिखवाया अगर वो ऑप्शन में नहीं मिला तो इस वाले पे टिक लगा देना, इस वाले का ऑप्शन में नहीं मिला तो उस पर टिक लगा देना। तो आप इन्हें ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही क्लोज नजदीकी हैं। अच्छा दूसरा, इन जो वेव है, जो ये इंफ्रारेड वेव, इनका यूज करते हैं नाइट विजन कैमरे में, अंधेरे में फोटो लेने वाले कैमरों में। नाइट विजन कैमरा, अंधेरे में फोटो लेने वाले कैमरों से, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है। तो फिर जो दोनों ऑप्शन में, तो फिर जो जो, जो जहां लिखवाया फिर उसके हिसाब से करना है। सब बच्चों मान लो कि मेरी बॉडी है, हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बॉडी से भी हीट निकलती है ना, वो हमें दिखेंगे नहीं इंफ्रारेड वेव, तो इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करके आपकी बॉडी की इमेज बनाई जाएगी। तो इंफ्रारेड वेव का यूज हम नाइट विजन कैमरे में, अंधेरे में फोटो लेने वाले कैमरे में भी करते हैं। टेलीग्राम आईडी लिख दें, टेलीग्राम आईडी भाई ये अंकुर सर फिजिक्स, आप एक साथ लिखना पूरा अंकुर सर फिजिक्स, यहाँ ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा होगा। और जिसमें पहले बच्चे थे 40,000, वो हमारा चैनल हो गया डिलीट। अब जो नया चैनल है उसमें इस समय है 4.7 के बच्चे, 4700, तो इसे आप ज्वाइन कर लेना। डेली क्वेश्चन आते हैं इसमें डेली। ठीक। अच्छा अब एक हम लिखेंगे यहाँ पर विजिबल लाइट, फोर्थ लिखेंगे विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। ये बच्चे विजिबल लाइट है, इसका हम यूज कहां करते हैं?
जैसे कि जो विजिबल लाइट है, इसका सब बेसिक यूज है चीजों को देखना। अगर आपको कोई भी चीज देखनी है, कोई भी चीज, तो लाइट का प्रकाश का होना जरूरी है। तो विजिबल जो लाइट है, इसके हम यूज करते हैं चीजों को देखने में, इन विजन, वस्तुओं को देखने में। एक बड़ा अच्छा इसका यूज करते हैं बच्चे, पेड़ पौधे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के लिए विजिबल लाइट चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है इसका। विजिबल लाइट का यूज जैसे आपने देखा हो लेजर में भी करते हैं हम, लेजर। हालांकि लेजर के अंदर हम अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी का यूज भी करते हैं, पर मैं यहाँ पे उस लेजर की बात कर रहा हूँ जिसका आपने बचपन में चलाई है, बटन दबाया आपने और उससे लाइट निकली। ठीक है, घटना चक्र ठीक रही कपिल। बटन दबाया तो लाइट निकली, लाल हरी नहीं, जब बचपन में हम लेजर लाइट यूज करते थे ऐसे, फिर उससे फिर लड़ाई होने लगी। कुछ ऐसे बदतमीज लोग होते थे अपनी छत पे खड़े हैं, दूसरे की छत पे लेजर लाइट मार रहे हैं, फिर मोहल्ले में बवाल होने लगा, तो फिर लोगों ने यूज करनी बंद कर दी है। तो ये, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखवाया ये लेजर, ताकि मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता सकूं। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, emission of radiation। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट, हाँ भाई लाइव क्लास ही है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अच्छा एक लिखेंगे हम अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, सबसे पहले तो बच्चा आपको अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में पता होना चाहिए कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, ये हमारी स्किन के लिए खतरनाक होती हैं। इस समय स्किन डिजीज होती हैं, स्किन की समस्याएं, ये इवन स्किन कैंसर भी कर सकती है। तो जब आप धूप में निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल वो सनस्क्रीन आती हैं, उन्हें अपने जहाँ पे भी, मान लो कि आपने यहाँ तक शर्ट पहन रखी है, इतना हिस्सा खुला हुआ है, तो इतने हिस्से पे वो सनस्क्रीन लगा लेंगे, चेहरे वेहरे पे लगा लेंगे। तो सूर्य के प्रकाश के साथ में जो पराबैंगनी किरणें आएंगी, तो क्रीम की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, परावर्तित, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी उन्हें। तो अगर बहुत सारे लोग धूप में बहुत रहते हैं, बहुत ही गोरे चिट्टे, आपने देखा लाल लाल से निशान पड़ जाते हैं गर्दन के आसपास, तो वो गर्मी से ज्यादा धूप में निकलने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें स्किन की समस्याएं होती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रे जो हैं, ये आपको स्किन संबंधी समस्याएं करते हैं, इससे स्किन के कैंसर भी हो सकते हैं। जितना ज्यादा गोरा लोग होगा, स्किन संबंधी समस्या उतनी ज्यादा होंगी। आप बायो में पढ़ोगे इसके बारे में कि एक चीज होती है हमारी बॉडी में मेलेलिन, अगर हमारी बॉडी में मेलेलिन कम प्रोड्यूस होता है तो हमारा शरीर व्हाइट रंग का होगा, सफेद होगा, जो अंग्रेजों का होता है, यूरोप वालों का होता है। मेलेलिन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो रंग होगा काला, जैसे अफ्रीका वालों का, नाइजीरिया वालों का, इन सब का। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में तो काला और कम है तो रंग होगा गोरा। लेकिन यही मेलेलिन आपको स्किन संबंधित समस्याओं से प्रोटेक्ट भी करता है। अब गोरे लोगों में मेलेलिन कम है, वो गोरे तो हैं पर उन्हें स्किन की दिक्कतें ज्यादा होंगी। कालो मेलेलिन ज्यादा है, रंग तो काला पड़ेगा पर स्किन की दिक्कतें कम आएंगी उन्हें। तो ये आपको स्किन संबंधित समस्याएं करती हैं, लेकिन इनके खाली नुकसान नहीं, फायदा भी है। यही अल्ट्रावायलेट रेज, यही पराबैंगनी किरणें हमारी बॉडी पे जो फैट होता है ना, उस फैट के साथ में रिएक्शन करके विटामिन डी प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठोगे, बिल्कुल भी धूप नहीं लोगे कि शरीर काला ना पड़ जाए, सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, पर हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो फैट है उसके साथ रिएक्शन करके बनाते हैं विटामिन डी, और वो विटामिन डी हड्डी के लिए बहुत मजबूत है। इसलिए आजकल क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा ठोकर लगी, हल्के से गिरे, हड्डी टूट जाती है उनकी, क्योंकि शरीर में विटामिन डी तो है ही नहीं। तो आप भी अपना वो कराएं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, देखना विटामिन डी 70% बच्चों के से ज्यादा कम निकल जाएगा। और शहरी बच्चे हैं, गांव वालों के तो संभावना खैर कम है, वो तो खेत वेत में कुछ ना कुछ काम वाम करते ही हैं। तो इसलिए ये नहीं कि आप थोड़ा सा भी सुबह शाम को भी धूप में निकल रहे तो भी वो सन क्रीम लगा ली, बहुत तेज धूप में रहना आपको 12-1-2 बजे वाली, तो फिर चलो बात अलग है। अदरवाइज हम कोशिश ये करें कि सुबह शाम तो धूप में बैठे हैं। मैं तो डेली अब अपना यहाँ पर, हमारे तो खैर पूरा खुला खुला ही है कैंपस में, जहाँ पे रहता हूँ मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो बढ़िया धूप डेली लेता हूँ। विटामिन डी भरपूर अपने अंदर, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस, सोडियम, विटामिन B12 पूरा पूरा आया, एकदम बेहतरीन, सब कुछ बढ़िया बढ़िया आया। और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़िया तरीके से आ गया। हमने कहा इसका इलाज करते हैं भी कोलेस्ट्रॉल का, 2 महीने बाद फिर टेस्ट कराएंगे, 2-3 महीने बाद, और तब तक
कोशिश रहेगी अपने 100% कंट्रोल करने की। अब यहाँ पर लिखेंगे पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल, आर हार्मफुल टू ह्यूमन स्किन, टू ह्यूमन स्किन, and these rays are absorbed by ओजोन लेयर। आपको पता ना हमारे वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है वो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो लिखेंगे पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल टू ह्यूमन स्किन, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं और ये किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और ये किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल टू ह्यूमन स्किन एंड दीज रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं और ये किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ओजोन लेयर इन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीज अच्छी है, ठीक है। सर प्लीज डोंट माइंड, आई वांट टू बाय जगदीप सर इंग्लिश लाइव स्पेशल बैच स्टार्ट फ्रॉम 7 अप्रैल बट दीज क्लास ऑफ टाइमिंग जिस स्पेशल 38 एंड इंग्लिश स्पेशल बैच डज देयर इज चेंज इन टाइमिंग आफ्टर सम क्लासेस प्लीज टेल मी। भाई टाइमिंग देखो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, तो टाइमिंग का मैं कुछ नहीं बता सकता कि वो कई बार की स्टूडियो सारे बिजी ना रहे उसके हिसाब से टाइमिंग ऊपर नीचे होती है, ठीक है। हाँ लिखो, नाम लिखो उसका, किट्टी नाम लिख दो उसका। अच्छा बच्चे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनसे हम क्या होता है स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे इनसे में होते हैं सन टैन, टैनिंग पता ना आपको, टैनिंग यानी कि जो आपका शरीर काला सा पड़ जाता है, सन टैनिंग। अगर आप धूप में निकलते हो तो आपको इतना हिस्सा खुला हुआ ना, धूप में निकलोगे काला सा रहेगा और यहाँ से हाथ उठाओगे यहाँ पे गोरा सा रहेगा, तो सन टैनिंग होती है इनकी वजह से। स्किन संबंधी दिक्कतें मैंने बताया आपको इनकी वजह से होती है, लेकिन इनका फायदा क्या है कि विटामिन डी बनाने में हेल्प करती हैं, विटामिन डी बनाने में, तो इसका अच्छा फायदा है विटामिन डी बनाना। तो कह रहा अगर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हमारी बॉडी तक कैसे नहीं, लगभग लगभग एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी बहुत तो हमारे पास पहुंचती हैं। अगर जितनी चली सूर्य से अगर उतनी की उतनी हमारे पास पहुंच जाए तो मामला खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में एक दो जगह होल हो गया, छेद हो गया है, तो सब लोग इतने परेशान क्यों हैं कि अगर ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज उस होल के थ्रू सीधे हमारे पास पहुंचेंगी, सीधी बॉडी पर टकराएंगे तो मामला खतरनाक हो जाएगा। तो ये लगभग लगभग एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी बहुत हमारे पास पहुंचती है और उसकी हमें जरूरत भी है। जैसे हम पहले अपने एसी में कूलर में गैस यूज करते थे, सीएफसी गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सीएफसी गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये ओजोन लेयर को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं, तो इनका यूज करना बंद कर दिया है। ये जो फाइटर प्लेन चलते हैं ना ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर भाई वो तो खैर कोई कंट्री करेगी नहीं, सबके अपने अपने सुरक्षा वाले मामले हैं, तो इसे जरूर कर दिया है। एक बच्चा कह रहा सन टैनिंग बढ़िया है कि भाई बेकारी समझ लो, जब बेकार शरीर काला काला हो जाएगा तो बेकारी माना जाएगा उसे। सन टैनिंग होती है, विटामिन डी बनाने में हमारी बॉडी में हेल्प करती है ये, मतलब धूप लो पर ऐसी वाली लो कि जो विटामिन डी भी बने और शरीर भी काला ना पड़े। सुबह की धूप जो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है उसे लो तो विटामिन डी भी मिल गया और शरीर भी काला नहीं पड़ा। अच्छा इसके अलावा बच्चे यूवी रेज का हम यूज करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन में, वाटर प्योरिफिकेशन में अगर आपके घर में आरओ लगाए अच्छी कंपनी का तो उस पर लिखा होगा यूवी, तो जो यूवी रेज है ना ये क्या होता है कि उसके ये अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस की जाती हैं आरओ के अंदर, और ये आरओ क्या करता है फिर जो पानी से पास जो भी पानी उसके अंदर स्टोर होता है, जो पानी आरओ से छन के बाहर निकलता है वो पानी अल्ट्रावायलेट रेज के से पास होकर भी निकलता है। तो पानी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि पानी को उबालने से भी दूर नहीं होते, तो ऐसे बैक्टीरिया को ये समाप्त करने काम करता है। तो जो अगर आपके घर में जो आरओ लगा बढ़िया जैसे प्योरेट का हो गया या एक्वागार्ड वगैरह का हो गया, एक दो और आते हैं, कौन से आते हैं वो कैंट का आरओ वगैरह, तो उनमें सब में यूवी रेज वाला प्रोसेस भी होता है ताकि पानी बिल्कुल सही आए। जो लोकल से होते हैं ना 5-7 हजार रुपए के आते हैं उनमें नहीं होता ये, उनमें देखना यूवी लिखा भी नहीं होगा, उसमें केवल सिलेंडर से लगे होते हैं जो पानी को बस केवल छान के वैसे नॉर्मली पास करते हैं, यूवी टेक्नोलॉजी नहीं होती उनके अंदर। तो वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है इनका, ठीक है। अच्छा अल्ट्रावायलेट रेज में भी एक बात और ध्यान रखना, ये अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे पास होते हैं 3 टाइप की, एक को हम बोलते हैं यूवी,
सी, इन हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक होती है यूवी सी, एक होती है यूवी बी और एक होती है यूवी ए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रावायलेट ए बी सी में से ज्यादा डेंजरस, ज्यादा खतरनाक कौन सी हैं ज्यादा? तो आप बोलेंगे, ये बच्चे कह रहे सर प्यूरीफायर में यूवी रेज होते हैं तो कैंसर हो सकता है। अरे भैया, प्यूरीफायर में जो यूवी है वो पानी से पास कर रही है, तुम्हारी बॉडी से पास नहीं कर रही, वो केवल वाटर से पास करेंगे, बॉडी पे नहीं पास करेंगे हमारे। चलिए सर, मोबाइल लैपटॉप टीवी यूज करने से कौन सी रेज निकलती है? अगर वो कोई चीज गर्म हो रही है तो इंफ्रारेड तो निकलेंगी निकलेंगी, जनरली तो ये निकलती है, और कोई निकलती हो तो मुझे उसका भी ऐसा खास आइडिया नहीं है। अल्ट्रावायलेट सी, बी सी में अल्ट्रावायलेट सी ज्यादा खतरनाक होती है, उसके बाद बी और ए। तो लिखना अल्ट्रावायलेट सी होती है मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक। सबसे खतरनाक होती है यूवीसी, यूवी यूवी होती है लीस्ट डेंजरस। और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि जो यूवीसी सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये ये लगभग पूर्ण रूप से यूवी रेज के द्वारा, ये पूर्ण रूप से ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इनकी जो ज्यादा खतरनाक हैं वो लगभग सारी की सारी ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो हमारे पास तक पहुंचती नहीं है। यूवीए कम खतरनाक है और सबसे ज्यादा हमारे पास यही पहुंचती हैं। तो भगवान ने हमारे साथ एक बड़ी अच्छी चीज की कि जो खतरनाक ज्यादा थी वो टोटली एब्जॉर्ब हो गई, जो कम खतरनाक थी वो हमारे पास पहुंच रही है। तो इसलिए वो विटामिन डी भी बन रहा है और वैसे भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक हम यहां पे लिखेंगे अब, एक्स रेज, एक्स किरणें, एक्स किरणें। अच्छा, एक्स किरणों का एक यूज तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो पूरी क्लास में जिसे ना पता हो। एक्सरेज का बच्चे हम एक यूज कहां करते हैं, जैसे आपकी हड्डी वड्डी टूट जाए, तुरंत डॉक्टर का भाई साहब एक्सरे करा के लेके आओ, उसे हम बोलते हैं रेडियोग्राफी। ये होता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी होता है कि बोन की इमेज लेना, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं एक्सरे करा के लेके आओ, बोन इमेजिंग, हड्डी की फोटो खींचना। एक होता है रेडियोथेरेपी, वो अलग चीज है, वो कैंसर ट्रीटमेंट होता है वो। ये क्या हमारा रेडियोग्राफी, हड्डी का जो एक्सरे लिया जाता है उसे रेडियोग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा इसका यूज करते हैं हम सीटी स्कैन, सीएटी स्कैन का हो या सीटी स्कैन। जैसे मान लो कि आपकी हड्डी टूट गई, अब डॉक्टर कह रहा है कि ज्यादा हड्डी बुरी तरीके से टूट गई, तो क्या होता है हमारी हड्डियों में भी छोटी छोटी अंदर हड्डियां होती हैं। डॉक्टर को ज्यादा अच्छे से पता करना कि कहाँ पे दिक्कत आई, तो कहेगा भाई साहब एक्सरे में मामला क्लियर नहीं हो रहा, सीटी स्कैन करा लो। तो तुरंत क्या हो, एक आध रिश्तेदार होता थोड़ा ज्ञानी टाइप का, कहेगा अरे यार डॉक्टर ने ये सब फालतू के टेस्ट लिख देते हैं पैसे बनाने के चक्कर में, एक्सरे से ही, पहले तो एक्सरे से ही हो जाता था, अब ये सीटी स्कैन के लिए बोल रहे हैं। तो सीटी स्कैन में भी इसका यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी। अरे भाई, अगर सुबह बनाओगे कितनी बनाओगे, पूरा पृथ्वी के चारों तरफ के वातावरण के लिए बना लोगे? कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड टोमोग्राफी। इसके अलावा बच्चे हम एक्सरे का यूज करते हैं टू स्टडी मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाओं के अध्ययन में। किसी मोलिक्यूल की स्टडी करनी है, हाँ लव कुछ, टू स्टडी मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाओं के अध्ययन में। जैसे हमने जो डीएनए मोलिक्यूल की जो स्टडी की थी ना, वो एक्सरे की हेल्प से ही की थी। तो सर ऑपरेशन में भी रेज यूज होती है, वो कौन सी है? अगर आप लेसिक कराओगे ना, आंखों का जो लेसिक ऑपरेशन होता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है, यूवी रेज जो लेसिक वगैरह में यूज होती है टू स्टडी मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसका यूज करते हैं टू फाइंड क्रैक्स inside the inside the precious stones, बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने में।
बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने के लिए। मान लो कि आपने कोई स्टोन खरीदा, प्रीशियस स्टोन्स, बहुत ही कीमती स्टोन खरीदा या डायमंड खरीदा, तो कहीं उसके अंदर क्रैक तो नहीं है, कहीं वो अंदर से टूटा हुआ तो नहीं है, तो उसका भी एक्सरे कराया जाता है, ये चेक करने के लिए कि डायमंड इतना बड़ा तो दिख रहा है पर अंदर तो दिक्कत तो नहीं है, अंदर तो टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसका हम यूज करते हैं सिक्योरिटी स्कैनर में भी। जैसे आप एयरपोर्ट पे या मेट्रो स्टेशन पे जाओ तो एक स्कैनर में आपका सामान रख के स्कैन किया जाता है, तो वहां पे भी एक्सरेज का यूज होता है सिक्योरिटी स्कैनर में। भाई लब कुछ बता दो, दिया हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा था फॉरेन कंट्री में कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है क्या? हो जाता है कई जैसे कुछ वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज का है, कहाँ पे है। तो कुछ सक्सेसफुल रेट भी है, कुछ नहीं भी है। 100% रेट किसी भी कंट्री का नहीं है कि कैंसर है तो 100% ही, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग है। गामा रेज, जैसे आपने देखा होगा कि अभी ये युवराज सिंह का सही हुआ, इसके अलावा सोनाली बेंद्रे, इनका भी ठीक हुआ। सट्रिग्लिराइड बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड थिक हो जाता है, उसके लिए है करेंटेड रेमेडी है मिंट कीव्स जिंगर 1.5 इंच पान लीव्स एंड 2 पिंच दालचीनी पाउडर। इसको या तो बॉईल कर पीना है या ब्लेंड करके। ठीक है, इसका हम अभी स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। तो गामा रेज, गामा रेज हम यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी स्पेलिंग देख लेना थेरेपी की सही है क्या। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है कैंसर ट्रीटमेंट, इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के उपचार में। देखो क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो गया बॉडी में, मान लो किसी के यहाँ पे, मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे ट्यूमर हो गया किसी के, तो उसकी 3 स्टेज होती हैं जो जनरली आजकल यूज की जाती है कैंसर के लिए। सबसे पहले वो करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में बहुत ही गर्म दवाई, जहर, एक समझो कि एक तरीके का सॉफ्ट पॉइजन होता है, वो आपकी बॉडी में चढ़ाया जाएगा। तो वो क्या होता है कि जैसे सेल्स की ग्रोथ रुक रही बढ़, जैसे क्या होता है ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो हमें अनवांटेड जो सेल्स होती हैं वो लगातार बढ़ने लगती हैं। तो अगर बहुत ज्यादा अनवांटेड सेल्स बढ़ने लगेंगी तो वो क्या करेंगी, जो आसपास अच्छी सेल्स हैं, जो आसपास अच्छी सेल्स है ना, उन्हें दबाने लगेंगी, तो अच्छी सेल्स सफोकेशन से मरने लगेंगी, तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कीमो कराई जाएगी। कीमो में आपको पूरा पूरा दिन वो एक सॉफ्ट पॉइजन टाइप से का चढ़ाएंगे आपके अंदर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ताकि वो सारी की सारी जो सेल्स की ग्रोथ है वो होनी बंद हो जाए। वो मतलब जो बेकार सेल्स है अनवांटेड वो तो बढ़ेंगी नहीं, अच्छी वाली भी सबकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर डॉक्टर क्या करेगा, फिर वो कीमो के बाद में वो जो आपके ट्यूमर व्यूमर है फिर उसका क्या करेगा, ऑपरेशन करके उसे निकाल देगा बाहर, उसकी सर्जरी होगी। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करता है वो, कि जो ट्यूमर को तो उसने निकाल दिया, पर जो इधर उधर आसपास जो और सेल्स फैली हुई हैं उन सब के ऊपर फिर वो गामा रेज डाल डाल के उन्हें समाप्त करते हैं। उस वो लास्ट वाली स्टेज होती है रेडियोथेरेपी वाली। ये फर्स्ट स्टेज नहीं है, पहली में कीमो, सेकंड में क्या करेगा वो उस ट्यूमर को बाहर निकालेगा, उसका फिर वो बोलेगा जी ऑपरेशन होगा, ये सर्जरी होगी, फिर थर्ड वाली स्टेज में होगा ये। इसलिए आप देखना कि अगर जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना उनके अंदर लिखा भी होता है कैंसर ट्रीटमेंट जो होता है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं ना कैंसर की स्टडी को, तो उसमें भी होगा कि रेडियो थेरेपिस्ट है, मतलब कि ये इसमें रेडिएशन का स्पेशलाइजेशन है, इसकी सर्जरी की स्पेशलाइजेशन है, एक स्टार्टिंग वाला होगा, कई टाइप की चीजें होती हैं। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि अभी हमारे कहीं हमारे रिलेशन में रिलेटिव को एक को डिटेक्ट हुआ, तो मैं मैक्स वैक्स हॉस्पिटल गया कई बार, तो उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस रहते हैं इसमें। और उसके बाद भी डॉक्टर क्या करता है कि कोई इनका 100% 100% श्योरिटी नहीं लेता, वो फिर बोल देंगे जी बहुत सारे फैक्टर होंगे इसमें, पहले तो कीमो करेंगे फिर देखेंगे कि उसका इफेक्ट है कि नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो ये फर्स्ट स्टेज नहीं है, ये पहले कीमो फिर सर्जरी फिर थर्ड वाले में यूज करते हैं। और ये जो कैंसर ट्रीटमेंट में हम गामा रेज यूज करते हैं वो किस पदार्थ से प्राप्त करते हैं हम, कोबाल्ट 60 से। क्वेश्चन आता है कि कैंसर के उपचार में जो गामा रेज यूज की जाती हैं वो किस पदार्थ से हम यूज करते हैं, किस पदार्थ से लेते हैं, लेते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से जो गामा रेज निकलती हैं उनका यूज करते हैं हम। ठीक है, बुक तो भाई आप जैसे राकेश यादव सर की ले लो 7300 वाली बुक, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, या आप घटना चक्र भी ले सकते हो, वो भी बढ़िया है। ठीक है, गामा रेज वगैरह की डिस्कवरी हम पहले दिखवा चुके हैं। ठीक है, एक्सरे वाली स्लाइड दिखा दे दोबारा। ये रेडियोग्राफी में यूज करते हैं हम, देखो ये रेडियोग्राफी में एक्सरे, रेडियोथेरेपी में गामा रेज। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, गामा रेज सीटी स्कैन में यूज करते हैं हम,
मोलिकुलर टू स्टडी मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाओं के अध्ययन में, प्रीसियस स्टोन्स के अंदर क्रैक का पता लगाने के लिए, सिक्योरिटी स्कैनर में, ठीक है। अच्छा, अब ये गामा रेज का इसके अलावा चेक यूज किया जाता है पैट स्कैन में, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये जो पॉजिट्रॉन, किरण वाली बुक बेकार है, जीएस वाली, किरण की मैथ वाली तो ठीक है, जीएस वाली बहुत बेकार है, उससे मत लेना। पॉजिट्रॉन, उसमें बहुत गलत गलत आंसर दे रखे हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये पैट स्कैन क्या होता है? मान लो किसी व्यक्ति को, डॉक्टर को लग रहा है कि भाई इसे कैंसर हो सकता है, पहले उसकी कराएगा बायोप्सी, तो जहां पे भी ट्यूमर है उससे कुछ पार्ट लेगा वो, और उस पार्ट की स्टडी होगी। जैसे मान लो किसी का ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर में तो कुछ वो ब्लड निकालेगा या कुछ थोड़ा बहुत हिस्से को कट करके डॉक्टर कहेगा इसकी बायोप्सी होगी। उसके बाद भी मान लो कि पता चल गया कि भाई है, उसका डॉक्टर कहेंगे कि जी एक पैट स्कैन और कर लेते हैं, इससे टोटली पता चल जाए कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो पॉजिट्रॉन पैट स्कैन होता है ये पता लगाने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए। हालांकि जो बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, जैसे जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं कैंसर का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैट स्कैन नहीं कराना चाहिए। इवन कई बार तो डॉक्टर को भी पता है कि कई बार कुछ लोगों के अंदर होता है कि पैट स्कैन के बाद, जैसे इसमें भी गामा रेज का यूज करते हैं, कुछ लोगों को और ज्यादा भड़क जाता है, मतलब वो जो ना जो चीज मतलब भी शांत पड़ी हुई है कैंसर वाली, तो कुछ लोगों पे इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। स्कैन कराना उसके बाद में चीजें ज्यादा फैल जाती हैं, किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं भी करता, नॉर्मल स्कैन कराया नहीं भी पड़ेगा, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर कुछ केसेज में देखा गया है कि पहले मान लो कि उसे इतनी दिक्कत नहीं थी व्यक्ति को, पर पैट स्कैन कराने के बाद ज्यादा दिक्कत हो गई। तो थोड़ा सा अगर कभी किसी गली मोहल्ले में किसी को हो जाए तो उनसे बोलना है कि पहले एक बार डिसाइड कर लो कि अगर आपको सारा कीमो, सर्जरी, रेडियोथेरेपी करानी है तो तभी पैट स्कैन कराओ, अदरवाइज नहीं कराओ, ठीक है। सिक्योरिटी स्कैनर बताया, तो जैसे कि वो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उनमें आप सामान रखते हैं एयरपोर्ट पे या मेट्रो स्टेशन में, तो आपका सामान ही स्कैन हो रहा होता है। ठीक है सर। हेयर कौन से, हाँ कीमो में उड़ जाते हैं हेयर, सारे शरीर के बाल उड़ जाएंगे, कीमो जो थेरेपी होते हैं ना, सारे बॉडी के बाल। हालांकि बाद में जो बाल आते हैं ना, बड़े बेहतरीन प्यारे बाल आते हैं, कीमो जैसे किसी को हुई सारे बाल उड़ जाएंगे। फिर जब वो कीमो का जब इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से तो बाल आएंगे बॉडी में, तो फिर वो जो बाल आते हैं बिल्कुल ऐसे आते हैं जवानी वाले नए वाले बाल, बेहतरीन। हालांकि वो ऐसे लंबे समय तक नहीं रहेंगे, वो बात अलग है, पर आते हैं वो। तो ये लिख लेना पेट में, और एक ये रेडियोथेरेपी में, ये ठीक। अच्छा, अभी चैप्टर में बिल्कुल हम एंड से की तरफ चल रहे हैं। एक मेरा क्वेश्चन है कि मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि चार स्टार हैं और ये चारों स्टार अलग अलग रंग की लाइट फेंक रहे हैं। ऐसे मैंने मान लिया इस तारे से, इस स्टार से आ रही है लाल रंग की, इस सारी हरा, इस सारा नीला प्रकाश, इस सारा पीला। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चार अलग अलग रंग के तारे हैं, तो इन चारों तारों में सबसे ज्यादा गर्म रंग का तारा कौन सा, ज्यादा गर्म कौन सा है, लाल, हरा, नीला, पीला? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में उसमें भी पूछा था, डेमो क्लास में, उन्हें तो याद होगा। अगर चार अलग अलग रंग के तारे हैं, हरा, नीला और पीला, इन चारों में सबसे ज्यादा गर्म कौन सा तारा होगा? बताया। तो पैट स्कैन होता है रोशन ये पता करने के लिए कि कैंसर कहां तक फैला हुआ है, कैंसर किस, ये करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए होता है ये पैट। तो हम सभी को पता है अगर लाल, हरा, नीले रंग का तारा है, इन सब में सबसे ज्यादा गर्म तारा होगा नीले रंग का। जो बच्चे लाल लिख रहे हैं उन सबका गलत है। अब देखो इसकी वजह क्या है, लाल सबसे कम होगा, नीला होता है सबसे ज्यादा। अब एक चीज बताओ, जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो विजिबल लाइट है, जो दृश्य प्रकाश है, वो कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। तो उस समय मैंने आपसे बोला था कि इन सातों के सातों रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की, इसकी है मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग धैर्य, और बैंगनी की है कम, मिनिमम वेवलेंथ, इसकी है सबसे कम वेवलेंथ। तरंग धैर्य कम होती है, लेकिन मैंने कहा था कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होगी। इसकी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवर्ती और न्यूनतम एनर्जी। और जो गामा है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी और मैक्सिमम एनर्जी। तो अभी आप एक तरीके से बता सकते हैं कि लाल रंग जो है इसकी एनर्जी कम है, भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी। नीचे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एक तारा लाल रंग का है, एक हरा है, एक नीला है, एक पीला है। तो जो तारा नीचे होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी,
तो जो जो तारा नीला रंग फेंक रहा है वो ज्यादा एनर्जेटिक है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इन चारों में नीले रंग का तारा ज्यादा गर्म है। या कई बार ये भी पूछ लेगा केवल पेपर में कि किस रंग की ऊर्जा ज्यादा होती है। बच्चे लाल पे टिक लगा देते हैं, लाल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, नीला जो है अगर इसमें बैंगनी ऑप्शन में होता तो उसकी तो और भी ज्यादा होती। तो लेकिन हम पेपर में इस बात को भूल जाएंगे। हम पेपर में क्या करेंगे, हमें लगेगा लाल रंग बहुत ही खतरनाक सा, तो हम लाल पे टिक लगा देंगे। आप इस बात को ऐसे याद रखना कि जब हम किसी चीज को गर्म करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बच्चे में वो लाल रंग का दिखता है। कुछ चीज देखो गर्म करना, ध्यान दो, गर्म कर रहे हो लाल से दिखेगी, उसके बाद आप उसे लगातार गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, कुछ देर के बाद वो चीज आपको पीले रंग की दिखने लगेगी। अगर कोई चीज गर्म होते होते पीला रंग दिखने लगे, हालांकि बीच में ऑरेंज भी आएगा पर लाल ऑरेंज में उतना आप फर्क नहीं कर पाओगे, तो पीलापन आपको ज्यादा अलग से दिखेगा। तो कोई वस्तु अगर गर्म होते होते लाल से पीली हो जाए तो हम क्या कहते हैं, भाई साहब ये तो बिल्कुल सुर्ख पीली हो गई है, बहुत ही भयंकर टेम्परेचर है इसका, तो लाल से पीली होते हम कहते हैं सुर्ख पीली हो गई, तापमान बढ़ गया। लेकिन अगर कोई चीज गर्म होते होते पीली हो जाए, उसके बाद भी आप उसे हीट देते रहो तो उसके अंदर से नीले रंग के लपटे से निकलने लगेंगे, नीला कलर फेंकने लगेगी वो। नीला आसमानी बैंगनी लगभग नीले से कलर ही तो है भाई, नीला तो नीला है, आसमानी भी नीला सा होता है, बैंगनी भी। तो कोई वस्तु ब्लू कलर नीले रंग कब फेंकने लगती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो जो वस्तु लाल रंग फेंक रही है उसका कम तापमान है, पीले वाली का और ज्यादा और नीले वाली का और भी ज्यादा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके रंग कैसे चेंज होंगे, लाल से पीला, पीले से नीला होता दिखेगा। अलग अलग रंग के तारे हैं तो कौन से तारे की एनर्जी या टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो नीचे लिखा है विबग्योर में, विबग्योर हमेशा लिखता हूं नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो नीचे है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तीसरा आपसे पूछा उसने 2016 के आसपास, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है एक ही साल में, 3-4 में, कि किसी तारे का रंग जो रंग है हमें, नहीं विभू बहुत ही हल्का फुल्का छोटा मोटा, यूपी लोअर पीसीएस में अब बेसिक जितना बताया बहुत है, मोर देन इनफ है। तो किसी तारे का रंग हमें किसके बारे में जानकारी देता है, हम बोलेंगे तारे का रंग हमें बताता है उसके तापमान के बारे में, कि तारा लाल रंग का है तो कम टेम्परेचर है और नीला है तो ज्यादा है। क्या लिखेंगे हम, इन गिवन इन गिवन इन गिवन 4 स्टार्स, इन गिवन 4 स्टार्स, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो, इन गिवन 4 स्टार्स, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, blue one will be blue one will be मोस्ट हॉट। हिंदी में लिखेंगे, दिए गए 4 तारों, हमारा कोई बुक नहीं है भैया अभी प्रिंस, दिए गए 4 तारों लाल हरे नीले और पीले में, दिए गए 4 तारों लाल हरे नीले और पीले में, नीले रंग का तारा अधिक गर्म होगा। दिए गए 4 तारों लाल हरे नीले और पीले में, नीले रंग का तारा अधिक गर्म होगा। सेकंड लिखेंगे, when a metal object is heated, it first appears red, then yellow and then blue। हिंदी में लिखेंगे, जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है, लव यू टू रामपाल जी, जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है तो वह पहले लाल, फिर पीला और फिर नीला दिखाई देता है। जब किसी धातु के गोले को गर्म किया जाता है तो वह पहले लाल, फिर पीला और फिर नीला दिखाई देता है। सर आई मिस यू बोल रहा है। अच्छा ऐसा नहीं जैसा आज हम 2 बैच खत्म कर रहे हैं, 33 और 34, यानी कि हमारा संबंध समाप्त हो गया। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े रहेंगे, यूट्यूब चैनल भी है मेरा अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, उससे मैं क्लास लेता रहता हूँ वीक में 1 आध दिन, उसमें मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। तो जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये नहीं कि बस आपका बैच खत्म तो संबंध खत्म। थोड़ा लिखेंगे, ये इंपोर्टेंट है, द कलर ऑफ ए स्टार gives information about its temperature and energy। किसी तारे का रंग हमें उसके
किसी तारे का रंग हमें उसके, अब जिस पर नंबर आएगा बता देंगे तब। किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। ठीक। अच्छा, अब मुझे आपसे, ये जो मैं आपको एक पीडीएफ करा रहा था वेव वाली, इसमें कुछ तो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए बोला राकेश यादव सर की जो बुक है जीएस वाली वो ले लो, या घटना चक्र ले लो। यूट्यूब चैनल का नाम भी है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। देखो, अब इसमें हमने दो तीन मेरे क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर मैंने करा दिए। ये वाली पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन आज मिल जाएगी। जैसे हमें क्वेश्चन हमने कर ही रखा है कि एक्सरे क्या है, एक्सरे के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव, है क्या, न्यूट्रल, उदासीन। कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई सी भी। हाँ विवेक, पूजा उसके लिए शायद आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, टॉपिक देख लेना उनके ना। तो न्यूट्रल, उदासीन। जैसे हमने पढ़ा कि हु डिस्कवर एक्सरे, ये हमने आज ही पढ़ा कि एक्सरे की खोज किसने की, तो रोंजन है। एक्सरे की खोज किसने की, रोंजन साहब ने। बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराने हैं, जैसे ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड शील्ड अगेंस्ट, ये आया था यूपी के लोअर पीसेस में। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत एक ढाल प्रदान करती है, किसके खिलाफ, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों के खिलाफ। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस हो किस में नापते हैं, ओजोन लेयर की मोटाई, इसकी थिकनेस नापी जाती है डोप्सन में। इसकी थिकनेस नापने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, डोप्सन। तो ये भी याद रखना, ओजोन परत की जो मोटाई है वो डोप्सन में नापी जाती है। सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ये कई बार लिखा मिल सकता है आपको, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के लिए। ये स्कैटरिंग अगर मैंने आपकी क्लास में नहीं कराया है तो ये ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग, रमन प्रभाव, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखा मिलेगा। इन्हें 1930 में मिला था। ये तो ऑप्टिक्स का है, ये हम सब कर चुके हैं। एक मैं कौन सा क्वेश्चन कराना चाह रहा था आपको, ये कराने के लिए मैंने खोली है वेब, ये बाकी लगभग हम सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ पे कर चुके हैं, मिल जाएगी आपको आज ये। ठीक है। हाई टेम्परेचर, कपिल, ज्यादा टेम्परेचर, ये रीजन है उसका, हाई टेम्परेचर। इसने बोला निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को ध्वनि तरंग के साथ प्रदर्शित नहीं किया सकता, ध्वनि तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं कर सकती हैं। इस बात को ध्यान समझना बच्चे। देखो, कोई वेव जो होती है ना, हमें पता है कि तरंगों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि वो तरंग ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल, वो अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल। तो तरंगों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो ये कि जो तरंगे मीडियम में चलेंगी केवल माध्यम में, वो है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। जो मीडियम में नहीं चलेंगी वो होंगी नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग, जो वैक्यूम के अंदर भी चलने। एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड देना। हाँ, तो जो तरंगे मीडियम में चलेंगे वो मैकेनिकल वेव है यांत्रिक, जो वैक्यूम में भी चलेंगे वो है नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक। या वेव को हम इस हिसाब से दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है। तो याद रखना कि जो पोलराइजेशन का जो गुण है ना, वो केवल ट्रांसवर्स वेव ही प्रदर्शित कर सकती हैं। ध्रुवीकरण केवल और केवल, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण केवल ट्रांसवर्स वेव का हो सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं हो सकता। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है इनका पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, इनका ध्रुवीकरण संभव नहीं है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है, जैसे कि साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। तो साउंड हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव कोई सी भी हो, चाहे वो इंफ्रासोनिक हो, चाहे वो अल्ट्रासोनिक हो, चाहे वो अपसर्वे है, चाहे वो परासर्वे, कोई सा भी साउंड है, अल्ट्रासाउंड है क्या, इंफ्रासाउंड है कि ऑडिबल है, उसका पोलराइजेशन नहीं कर सकते हम ट्रांसवर्स वेव का भी पोलराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई से भी वैद्युत चुंबकीय तरंग हो, लाइट है, एक्सरे है, गामा रे है, कोई भी है, उसका पोलराइजेशन हो सकता है।
तो पोलराइजेशन ध्रुवीकरण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि साउंड कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इनका पोलराइजेशन ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। अच्छा, पोलराइजेशन अगर आप एक हल्का सा आइडिया लेना चाहें, क्योंकि बहुत ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, पर मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूं कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। अगर हमने किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग का पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है, तो पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं होता। इसका देखो मतलब समझो, ये देखो जैसे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको बताया था कि वेव की जो डायरेक्शन होती है, वेव की जो दिशा होती है, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड करते हैं वाइब्रेट वेव की दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, अब लाइट जो है, प्रकाश जो है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और जो हमें चीजें दिखाने में जो रेस्पॉन्सिबल जो होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें चीजों को दिखाने में रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को फिलहाल के लिए हटा देता हूं। तो मैं अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये वेव की दिशा के होगा परपेंडिकुलर। लेकिन अब यहां ध्यान समझना, ये जो बच्चे बोर्ड दिख रहा है, ये मान लो कि वेव की डायरेक्शन है, ये वेव की डायरेक्शन ले लो, ये तो ये जो बोर्ड है ये क्या इस पूरे मार्कर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, पूरा पूरा बोर्ड। जैसे मेरा हाथ है ये, मैं इस हाथ के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूं, तो ये पूरा का पूरा मेरा हाथ जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मान लो कि ये वेव की दिशा है, ये तरंग की दिशा है, तो वेव की दिशा के परपेंडिकुलर मेरा पूरा हाथ हो गया। तो ऐसे ही अगर बोर्ड है, ये वेव की डायरेक्शन है, तो पूरा पूरा बोर्ड परपेंडिकुलर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की डायरेक्शन के होते हैं परपेंडिकुलर। अब मान लो कि वेव तो जा रही है ऐसे, और ये पूरा पूरा बोर्ड है परपेंडिकुलर, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी और ऐसे भी, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर ही हैं। भाई जो भी चीज इस बोर्ड पे होगी वो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि पूरा पूरा बोर्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये वेव की डायरेक्शन हो गई, और ये बोर्ड हो गया लंबवत परपेंडिकुलर। तो पूरे ये बोर्ड हो गया परपेंडिकुलर, तो इस बोर्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, अपनी मर्जी से ये इसमें वाइब्रेट कर रहे होंगे। पर ये मत सोचना कि ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर किसके देखना है, इसके। ये वेव की दिशा देखो, ये वेव की डायरेक्शन, और ये पूरा बोर्ड परपेंडिकुलर। तो बोर्ड में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, वो परपेंडिकुलर ही होगा। अब मैं किसी तरीके से अगर इन सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करा दूं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही दिशा में हम समायोजित करा दें, अलाइन करा दें, तो हम कहते हैं कि वेव हमारी पोलराइज हो गई है। तो कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे हम लाइट को पास कराएंगे या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास कराएंगे, तो उसके सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो हम कहते हैं कि वेव पोलराइज हो गई। तो इसके बहुत मैथमेटिकल करते हैं, सर्कुलर पोलराइज है कि इलेप्टिकल पोलराइज है कि लीनियर है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम पढ़ते हैं बीएससी में। अभी भी केवल के लिए हमें के लिए ध्यान रखना है कि अगर पेपर में आ जाए कि किस वेव को पोलराइज कर सकते हैं, किसका ध्रुवीकरण कर सकते हैं, तो आपको बोलना है ट्रांसवर्स वेव का अनुप्रस्थ तरंग होगा। ट्रांसवर्स वेव जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई से भी सात में से कोई भी आ जाए, चाहे वो लाइट आए, चाहे वो एक्सरे आए, चाहे गामा आए, सबका पोलराइजेशन हो सकता है। पोलराइजेशन किसका नहीं हो सकता, अनुदैर्घ्य तरंगों का, इनका नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास में, साउंड, वो कोई सा भी साउंड हो। जैसे इससे क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन ये है, एक ये वाला करना है, इसमें एक और करो। ठीक है नीरज जी, धन्यवाद। बीएससी में आता है डिटेल में, ये बीएससी फिजिक्स में आता है, एक ऑप्टिक्स वाले उसमें। एक बच्चे ने बड़ा सही बोला, बोला कि इलेक्शन में कहते हैं कि वोट का ध्रुवीकरण करना, पोलराइज करना। देखो मान लो कि कोई कम्युनिटी है, उसकी जो वोट है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इस फला पार्टी को भी मिल सकती है, इस पार्टी को भी मिल सकती है, इस पार्टी को भी, इस पार्टी को, इस पार्टी को मिल सकती है। अब उन सारी वोट को एक ही डायरेक्शन में एक ही पार्टी की तरफ अलाइन करा देना, हम कहते हैं ना कि वोट का पोलराइजेशन कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया। किसी के मोहल्ले में जाके बोल दो भैया तुम खतरे में हो, फलानी चीज खतरे में है, फलानी चीज ये है वो है, उन्हें भड़काया, उन्होंने क्या किया, बस एक उनके सामने एक फिल्टर किया, धर्म का फिल्टर लगाया और सारी वोट पोलराइज हो गई। तो ऐसे यहां पर भी है। तो उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज, तो किस वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते, लॉन्गिट्यूडनल वेव को, जैसे कि साउंड को। अभी देखो रेडियो, अल्ट्रा, इंफ्रा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
तो ये तो पोलराइज हो सकती हैं, क्योंकि सारी की सारी होती है ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ट्रांसवर्स वेव, लेकिन इंफ्रासोनिक हो, अल्ट्रा हो, चाहे ऑडिबल हो, इन्हें पोलराइज नहीं कर सकते। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आप सबका सही, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। जैसे ये कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं सैटेलाइट में, तुमने आज ही पढ़ा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं रेडियो वेव का। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ रखी हैं हमने, सारी चीजें इजी हैं। ठीक है, तो ये वाली मैं आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें एक चीज बस यही बतानी रह गई थी, बाकी सारी आप कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी बच्चों के साथ। और जो हमारे साथ में GS33 और GS34 बैच है, ये समाप्त हो गया आज। इन्हें बहुत सारी क्लास हमने करा दी है। ठीक है, तो इनका फिनिश हमारे सब्जेक्ट, बाकी जो आपके और बच्चे होंगे वो आपके चलते ही रहेंगे, आप उन्हें पढ़ते रहना। इसमें देखो रिवीजन एक बार अपना सारा पढ़ के बढ़िया सा रिवीजन कर लो। बाकी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, एक तो ग्रुप डी वाला, उसमें आना प्लेलिस्ट में ग्रुप डी वाले पढ़े, एक पढ़े नॉर्मल फिजिक्स प्रैक्टिस। आप जो भी चैप्टर पढ़ लो ना, उससे क्वेश्चन कर लेना वहां से एक बार, आपको बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। फिर आपको अलग बुक बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक बुक में चक्कर मत पड़ो, एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद वहां से कर लेना। ठीक है, चलो। ये बच्चा कह रहा है कि सर आप गवर्नमेंट जॉब में है क्या? नहीं सर, एक क्वेश्चन है, नौकरी के बाद कोई एजुकेशन लीव ले सकता है क्या MSc वगैरह करने पर? ले सकते हो, डिपार्टमेंट से आपको उसके लिए लीव विदाउट पे मिल जाएगी, और वो शायद 2 साल के बाद ही मिलती है, वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद, तो आपको डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, अरे मैंने बोला था वो मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ। वो जो आपने देखे होगे ना वीडियो भी चैनल पे, जो बच्चा पूछ रहा है ये, वो मेरी वाइफ है, उस गवर्नमेंट जॉब में है, मैं नहीं हूँ। और कोई कैरबिल चैनल पर सर, उस पर मेरी क्लास होगी, आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, कह रहा आई वांट टू मीट यू, ये तो भाई अब कैसे बताएं, संभव सा नहीं है। हेड के उड़े हुए हेयर वापस आ सकते हैं क्या नॉर्मल कंडीशन में? मुश्किल ही यार, किसी के आज तक आए तो नहीं है। टेलीग्राम पे डाल देना, वहां पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, हाँ भाई हो गया नीलम। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू।